अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि ये घर का सपना कभी ना छूटे। इन लाइंस को जस्टिस गवाई ने कोट किया जब बुलडोजर जस्टिस पे वो अपना वर्डिक्ट दे रहे थे। हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि बुलडोजर जस्टिस होता क्या है और इस प्रैक्टिस को लेके सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। हम वो गाइडलाइंस भी देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया है, जो कि फॉलो किया जाना है बिफोर डिमोलिशिंग एनी प्रॉपर्टी। और हमारे यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हम इस जजमेंट के थ्रू बेहतर तरीके से समझ सकते हैं वो भी देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बुलडोजर जस्टिस? बुलडोजर जस्टिस एक प्रैक्टिस को डिफाइन करने का टर्म है जिसमें एक एक्यूज्ड के घर को डिमोलिश कर दिया जाता है एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट by the authority outside the court system. So demolition अथॉरिटी करवाती है, बट कोर्ट ने ऐसा करने को नहीं कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कहा है कि सरकार के लिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी एक व्यक्ति को बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किए सजा मिलती है, वो उसके फंडामेंटल राइट और नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। जब अथॉरिटी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं करती तो एक कानून विहीन स्थिति पैदा होती है, अ लॉलेस स्टेट, जहाँ पे लोग लॉ एंड ऑर्डर की इज्जत नहीं करते, लॉज और जुडिशरी की इज्जत नहीं करते, और इनडायरेक्टली एक मैसेज जाता है दैट माइट इज राइट। अगर आपके पास पावर है, सत्ता है, अथॉरिटी है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और इसलिए बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को अथॉरिटी के लिए फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए इस पूरे प्रैक्टिस को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है, बड़े ही कड़े शब्दों में सरकार की निंदा की है और पैन इंडिया लेवल पे गाइडलाइंस ले डाउन किए हैं जिसे फॉलो किया जाना है बिफोर डिमोलिशिंग एनी प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स लुक इनटू द गाइडलाइंस लेट डाउन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। गाइडलाइंस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसपेरेंसी और एक्यूज्ड के फैमिली को सफिशिएंट टाइम मिल सके इस पे ध्यान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिमोलिशन के 15 दिन पहले अथॉरिटी के लिए नोटिस इशू करना मस्ट है, और ये नोटिस उस दिन से काउंट किया जाएगा जिस दिन से प्रॉपर्टी ओनर को वो नोटिस मिला है। इस नोटिस में वो स्ट्रक्चर जिसे डिमोलिश किया जाना है उसके डिटेल होने बहुत ज़रूरी है। क्यों उस स्ट्रक्चर को डिमोलिश किया जा रहा है ये होना चाहिए, और एक पर्सनल हेयरिंग के लिए डेट होना मस्ट है जिसमें अथॉरिटी प्रॉपर्टी ओनर को अपनी बात रखने का मौका दे रही है। और ओनर को नोटिस देने के बाद लोकल कलेक्टर या डीएम को भी वाया ईमेल इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, और उधर से भी एक एक्नॉलेजमेंट रिप्लाई आना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे चल के अथॉरिटी को अकाउंटेबल ठहराया जा सके और किसी भी तरह के बैक डेटिंग के एलिगेशन को प्रिवेंट किया जा सके। पर्सनल हियरिंग के बाद फाइनल ऑर्डर इशू होना है जिसमें मिनट्स ऑफ द हियरिंग होना बहुत ज़रूरी है। मिनट्स ऑफ द हियरिंग मतलब बेसिकली उस मीटिंग के सारे इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट्स, उसमें वो सारे आर्गूमेंट्स या पॉइंट्स होने चाहिए जो प्रॉपर्टी ओनर ने रखे हैं। और अगर वो प्रॉपर्टी डिमोलिश होना है तो अथॉरिटी को ऐसा क्यों लगता है कि डिमोलिश के अलावा कोई और रास्ता नहीं है जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, और कितना स्ट्रक्चर डिमोलिश होना है, पूरा या जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। क्यों अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि किसी और तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता, ये सारे डिटेल्स उस फाइनल नोटिस में होना मस्ट है। और अगर अथॉरिटी का ये फाइनल ऑर्डर है कि डिमोलिशन ही होना है तो भी डिमोलिशन प्रोसेस फाइनल नोटिस इशू होने के 15 दिन बाद ही शुरू हो सकता है ताकि ओनर को थोड़ा वक्त मिल सके। इस वक्त में ओनर कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी ला सकता है, और मान लीजिए अगर प्रॉपर्टी ओनर स्टे ऑर्डर नहीं भी ला पाता है तो भी डिमोलिशन के दिन पूरे प्रोसेस को वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा और 2 रिपोर्ट तैयार की जाएगी, एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट और एक डिमोलिशन रिपोर्ट। और इन रिपोर्ट्स में उन सारे ऑफिशियल्स के नाम होने चाहिए जो इस पूरे डिमोलिशन प्रोसेस में इन्वॉल्व थे। नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज किन कारणों की वजह से सुप्रीम कोर्ट को ये डिमोलिशन गाइडलाइंस इशू करने पड़े। एक एक्यूज्ड के प्रॉपर्टी को इलीगली डिमोलिश करना अलग अलग फंडामेंटल, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के खिलाफ जाता है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ के खिलाफ जाता है। और आप जानते हैं भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स और वैल्यू बनी रहे और ये देश रूल ऑफ लॉ से चलता रहे, ये जिम्मेदारी जुडिशरी का है। इस वर्डिक्ट में इस बात पे भी जोर डाला गया है कि डिसीजन मेकिंग पावर या एडजुडिकेटरी पावर जुडिशरी के पास है, आरोपी गिल्टी है या नहीं, और एग्जीक्यूटिव पे चेक्स एंड बैलेंसेस बनाना भी जुडिशरी का काम है।
बेसिकली इस देश में 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और न्याय करना जुडिशरी का फंक्शन है और इसी को सेपरेशन ऑफ पावर कहा जाता है। बट फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात उठाई कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के फंक्शन कैसे कर सकता है, एग्जीक्यूटिव किसी को पनिश कैसे कर सकता है जबकि ये जुडिशरी का फंक्शन है। एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के कोर फंक्शंस नहीं कर सकता और न्याय करना या किसी को गिल्टी ठहराना, एक्यूज को गुनहगार ठहराना जुडिशरी का काम है। तो जब एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का काम करता है तो वो सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि पब्लिक ऑफिशियल्स को उनके एक्शंस और उनके इनएक्शंस दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। वो ऑफिशियल्स जो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं उन्हें उनके लिए हुए फैसले के लिए अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा ताकि सरकार ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ अपना काम करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक घर में सिर्फ एक एक्यूज नहीं रहता, घर में और भी लोग रहते हैं। तो एक एक्यूज की सज़ा बाकी बेकसूर लोगों को कैसे दी जा सकती है। और संविधान के तहत आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एक फंडामेंटल राइट है। एक एक्यूज को सज़ा देने के लिए अथॉरिटी बाकी बेकसूरों के फंडामेंटल राइट को कैसे छीन सकती है, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको ये जजमेंट समझ में आया होगा और हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। अगर आपको नहीं पता कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है तो आप मेरे पिछले वीडियो में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को लेस देन 2 मिनट्स में अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो ऐसे ही कंटेंट से बने रहने के लिए यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।